दिस कंप्यूटर। ओके, तो मैंने ना रिकॉर्ड भी लगा दिया ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अगर कुछ समझना हो तो चीजें बाद में भी हेल्प कर सकें। विड्थ कम है इसीलिए बार बार फ्रीज हो रहा है स्क्रीन। ओके, स्क्रीन फ्रीज हो रहा है क्या? अब सही है स्क्रीन यहाँ से? अभी फिलहाल ठीक है, बट बीच बीच में बार बार फ्रीज हो रहा है। ओके, क्योंकि वैसे मैंने स्क्रीन चेंज की थी इसलिए। हाँ, अभी जैसे ये सेशन फ्लो वाली आ रही होगी पीपीटी आई थिंक। सेशन फ्लो वाली है। हाँ ठीक है। हाँ, अब सही है पहले से। हाँ ठीक है। हाँ, अगर बीच में मतलब आवाज नहीं आती है, स्क्रीन लैग कर रही है, तो आप लोग मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो जिससे कि मैं चीजों को फिर समझ लूंगा कि स्क्रीन पे है ना। ठीक है। और जो भी आप लोगों के मतलब क्वेश्चंस होंगे तो मैं थोड़े टाइम के बाद वो क्वेश्चंस लेता जाऊंगा और उस पर हम लोग डिस्कस या बात करते जाएंगे या कैसे उसको देख सकते हैं। तो मेजरली हैंड्स ऑन रहेगा। तो आप लोग भी अपनी लैपटॉप पे वो काम करते रहिएगा। ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने 4 फाइल्स अगर आप देखेंगे तो कुछ ये फाइल्स शेयर कर रखी हैं, ये 4। तो आप फर्स्ट 2 ओपन कर सकते हैं, 501 एंड 502। हमारा मेजरली अभी इसी पर काम रहेगा, देन हम मूव टू अदर थिंग्स। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले मतलब एक छोटा सा रिकैप मतलब कर देता हूँ 1-2 मिनट के अंदर। तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जैसे हम लोगों ने अभी डीए ईयर 1 पे डेटा को एनालिसिस किया है, और जो हमारी स्टेट लेवल पे रिपोर्ट बनती है वो किस तरीके के क्या क्या पैरामीटर्स पे हम लोग एनालिसिस करके स्टेट वाली रिपोर्ट्स में लगा रहे होंगे, तो उन चीज का था। जैसे कि अगर मैं उसमें स्टेप्स बताऊं तो सबसे पहला स्टेप था कि डेटा फ्रॉम ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड से जो हम लोगों ने स्कैन करवाया था डेटा, वो हमारे पास रिसीव हुआ था कुछ 4 फाइल्स में, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ ये शेयर की थी, इसमें था। देन इसके बाद सेकंड स्टेप जो मेजरली फोकस रहता है, हाँ फर्स्ट स्टेप में जो फाइल हम लोग ओपन बोर्ड को भेजते हैं कि हमें इस तरीके के का डेटा चाहिए स्कैन करवाने के बाद, है ना, वो पूरा का पूरा हमको एक फॉर्मेट पार्थ ने आपके साथ ग्रुप में शेयर भी किया है। तो आप लोग भी DA2 में उसी चीज को एडिट करके, या आप लोगों को लगता है और उसमें कुछ कर सकते हैं तो वो आप भेज सकते हैं, है ना। बॉयज एंड गर्ल्स वाला डेटा उसमें भरवा सकते हैं, और सोशल कैटेगरी वाला है वो भी आप उसमें फिल करवा सकते हैं। तो ये चीजें रहेंगी। देन सेकेंड स्टेप था हमारा डेटा क्लीनिंग। अब बेसिकली डेटा क्लीनिंग में कुछ नहीं है, जो हमारा डेटा रहता है उसी को अब हम एक अच्छे फॉर्म में थोड़ा क्लीन करके एक इस तरीके से रखते हैं कि जितना भी डेटा हमारा ड्रॉप हो सकता है वो हम डेटा को ड्रॉप करने का जो हमारा फाइनल एक सेट बचा है डेटा का, जिसपे हम लोग ओवरऑल एनालिसिस कर रहे होंगे, वो हम इस डेटा क्लीनिंग के बाद तक पहुंच पाते हैं उस चीज वाले स्टेप पे। ये था। देन तीसरा था कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं डीए में, उनको हम लोग सब्जेक्ट वाइज एक एक फाइल्स में एनालिसिस करेंगे कि हम किस किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ 4, 5, 6, 7, 8। ये बेसिकली ड्रॉप डाउन आ चुके हैं, आप ऐसा मान सकते हैं एनालिसिस में। परफॉर्मेंस ओवरव्यू, जब हर सब्जेक्ट का आप एनालिसिस करेंगे उसी का एक पार्ट हो जाएगा परफॉर्मेंस ओवरव्यू की टेबल में, उस सब तरफ से आ जाएगा, और उसी को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा है हर सब्जेक्ट का, वो एक हमारा मेजर पार्ट रहेगा रिपोर्ट के अंदर। लर्निंग लेवल एनालिसिस, तो लर्निंग लेवल एनालिसिस में हम सभी को मालूम है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं पेपर में जो पूछे जाते हैं वो 3 कैटेगरीज पे पूछे जाते हैं, मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग्स और एक एप्लीकेशन। उस पे होगा हमारा स्किल, जो हमारे एक एग्जाम में रहती हैं, उन स्किल पे क्या परफॉर्मेंस है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो रहेगा। 7th हमारा लर्निंग अक्रॉस क्लासेस। कुछ क्वेश्चंस हमारे मान के चलिए साइंस का पेपर है, 9th वाले बच्चों ने भी दिया, 11th वाले बच्चों ने भी, दोनों क्लासेस में हम कुछ क्वेश्चन सेम रखते हैं। उसके पीछे का मेन रीजन शेयर किया हुआ है ताकि हम एक लर्निंग लेवल पता कर पाएंगे उस अभी तक उस बच्चे का उस एक कॉन्सेप्ट के अंदर जो कि दोनों क्लासेस के लिए कैपेबल हैं बच्चे कर सके, उस पे क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है। कुछ क्वेश्चन एड्स, मतलब बच्चे के अराउंड जो पेरेंट्स, टीचर्स, जो बच्चे की एजुकेशन की टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम कुछ डेटा एनालिसिस करते हैं क्वेश्चनर के माध्यम से। और ड्रॉप क्वेश्चंस और मिसकंसेप्शन एनालिसिस,
कुछ क्वेश्चंस हमें ड्रॉप करने हैं, तो वो पिछली बार हमने बात की थी कि लेस देन उनका परफॉर्मेंस 20% लेस देन होता है, तो हम उन क्वेश्चंस को चेक करते हैं, और अगर उसमें कुछ ऐसा मेजर इशू होता है तो उसको हम ड्रॉप करके फिर से हम एनालिसिस करते हैं। ये रहेगा। मिसकंसेप्शन एनालिसिस में जो वो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको क्या लगता है कि वो क्या मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, उस पर काम रहता है। तो मेजरली इस पूरी रिपोर्ट में हमारा ये था। तो डे 3 है आज, जो हम लोग पहले फर्स्ट 2 डेज में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना, और आज से हम लोग थोड़ा इसको हैंड्स ऑन करेंगे। तो मैं भी साथ साथ में करता चलूंगा। आई होप कि आप लोग भी करते जाइएगा, और अगर कहीं पे आप लोग अटकते हैं या कुछ चीजें हैं तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी, इसके हिसाब से आप एक एक स्टेप भी जा सकते हैं। तो ये रहेगा, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले डेटा क्लीनिंग फाइल में था, तो जैसे कि मैंने अपने में ये 501 वाली एक फाइल ओपन कर रखी है, और एक 502 वाली फाइल मैंने ओपन कर रखी है। बेसिकली 2 फाइल्स ओपन है मेरे पास। और इस बार जो ओपन बोर्ड से आप लोगों के पास फाइल आएगी वो आई थिंक 2 ही आएंगी, क्योंकि हमारी OMR 2 ही है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे को डेटा इस तरीके से इन लोगों ने मतलब सॉरी ओपन बोर्ड ने हमको ये डेटा कंपाइल करके एक दिया है ना। तो शंकर सर, आपका अगर माइक अभी ऑन है थोड़ा ऑफ कर दीजिएगा, क्वेश्चन हो तब आप ऑन कर दीजिएगा, है ना, वरना इको आता है वो साउंड में। जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या रहता है, हमारे को सभी फाइल्स को कंबाइन करना होता है। तो यासिर और क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए दिव्या थोड़ा बेसिक रहेगा, पर मैं चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को थोड़ा पता चले, तो मैं क्विक फास्ट एक लेके जाऊंगा चीजें, जो जितनी बेसिक चीजें हैं, इसलिए ठीक है। ओके। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास जैसे पिछले 4 फाइल्स थी, तो हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है कंबाइन ऑल फाइल्स। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, पहले तो जो भी मैं 2 कंबाइन फाइल कर रहा हूँ उसमें पहले मेरे को एक सिंपल एक बार देख लेना होता है कि ऐसा तो नहीं है किसी में कोई कॉलम ज्यादा हो, है ना। तो जैसे अगर मैं ये देखूं, आप लोगों को दिखाऊं, इसमें भी 45 है, इसमें भी 45 है, नो डाउट। ओके। मेरा जो OMR 2 था, OMR 2 में बस हमको ये ध्यान रखना होगा, हमारा VAB SCL का पेपर था, यानी कि उसमें क्वेश्चन हमारे ज्यादा होंगे, उसमें हमारे 1 से 50 क्वेश्चन थे। तो ये चीज हमारी थी, तो इसकी वजह से मुझे 502 है, ठीक है। तो देखिए एक दो चीजें हैं, एक तो आप लोगों के लिए यूजफुल कीवर्ड होता है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, है ना। उससे क्या रहता है कि जो मैं नीचे तक जाना चाहता हूँ, आप देख रहे होंगे कंट्रोल और डाउन एरो मैंने डाला तो मैं सबसे लास्ट कॉलम तक जा सकता हूँ, है ना, वहां से मेरे को कॉपी करना है। पर अभी मेरे को ऊपर शो नहीं कर रहा है कि ऊपर अभी क्या था इस बार कोड और ओपन OMR टाइप में। तो मुझे क्या करना होता है, फ्रीज करनी होती है पहली रो को। फ्रीज में कैसे करूंगा, फ्रीज में करूंगा व्यू पे जाके, फ्रीज पैनल में फ्रीज टॉप रो, ठीक है। अब देखिएगा मैं अगर नीचे भी जा रहा हूं तो मेरे को ऊपर की रो आराम से क्लियरली शो हो रही है, ये था। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये कॉपी करना है तो मैं सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट, और जहां जितना मैं डाउन एरो तक दबाऊंगा तो वो सबका सब सेलेक्ट हो जाएगा और आगे का भी सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने कॉपी किया और यहां मैंने पेस्ट कर दिया। ये सिंपल है, सिर्फ आपको वो डेटा पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। और आप सेव करते हुए चलिएगा ये फाइल्स को, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि ड्रॉप हो जाए डेटा या आपका सिस्टम बंद, मतलब एक सेफ्टी के लिए चीजों को। तो ये हो गया है मेरा। अब मैं आता हूं दूसरी चीज, जो हमें डेटा क्लीनिंग करना होता है। डेटा क्लीनिंग में जो आप पैरामीटर्स ये आप देखेंगे, मेजरली जो पैरामीटर्स थे कि कंबाइन सॉरी कंबाइन ऑल फाइल्स, कंबाइन हम लोगों ने कर दिया। अभी एज ए एग्जांपल के लिए मैंने 2 फाइल्स 10-10 हजार के पॉइंटर्स के हिसाब से मैंने उनको कंबाइन कर दिया है। दूसरा स्टेप हमारा रहता है, हम सभी कॉलम्स को, मतलब जो हमारे वर्टिकल में है
उन सभी कॉलम्स को हम चेक करते हैं कि वो सेम फॉर्मेट में हैं कि नहीं है ना। और अगर जो हम लोग करते हैं ABC, अगर किसी ऑप्शन में, जैसे कि मान के चलिए यहाँ अगर मेरे पास D, B, A ये आया होता है ना, या फिर ये आया होता एक जगह मेरे पास, ये मान के चलिए, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं सारे कॉलम्स को चेक करूंगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, इससे पहले एक और स्टेप रहता है फिल्टर, है ना। तो उसमें आप लोगों का सिंपली मैं बता देता हूँ, आपको जहाँ फिल्टर जिस रो पे लगाना है, जैसे मैंने ये बार कोड वाली रो है सेलेक्ट की है, और यहाँ पे आपका होम रिबन में जाएंगे, अगर आप होम टैब में एडिटिंग में फिल्टर ऑप्शन होता है, तो आपका फिल्टर लग चुका है। डायरेक्ट शॉर्ट की है Ctrl+Shift+L, वो आप दबाएंगे अपने कीबोर्ड में, तो वो चीजें डायरेक्ट लग जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हैं हमारी। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मान के चलिए मुझे पता है कि ये ग्रेड 9 का पेपर है, ठीक है, ये कॉलम ठीक है, मतलब इसमें कोई भी हमारे पास गलती नहीं आ रखी है। डिस्ट्रिक्ट ठीक है, इसमें भी हमारे पास ठीक आ रखा है। सेंट्रल डाइस कोड ये भी हमारे पास ठीक आ रखा है ना। डाइस कोड ये गलत आ रखा है, तो इसका मतलब मुझे ये क्लीन करना होगा। अभी मैं एक ऐसा एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मुझे क्लीन करना होगा, है ना। तो अगर मैं एक फॉर्मूला यूज करूं, मैंने एक इंसर्ट की है रो को, और मैंने यहाँ लिख दिया डाइस सिंपल। मुझे अब ये पता करना है कि इसकी लेंथ, डाइस कोड की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 9 होती है या 11 होती है ना। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, मैं फिर से भूल गया हूँ। तो 11 हाँ ठीक है सर, 11 उसमें रहती है। तो मेरे को क्या करना होगा, एक फॉर्मूला होता है उसकी लेंथ जानने के लिए। हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, तो मैंने LEN लेंथ करने के लिए ये लगाया, ब्रैकेट लगाया टेक्स्ट, मैं इसको पता करना चाहता हूँ, और मैंने क्लोज, ये 11 टेक्स्ट का हो गया। और इसको मैंने ड्रॉप करने के लिए, ये अगर आप जॉइंट सा देखेंगे, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास ये पूरा का पूरा आ चुका है। अब आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ 11 डिजिट की जो वैल्यू है वो ठीक है वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मैं यदि वो फॉर्मूला रिपीट करना ना एक मिनट। क्या सर, अच्छा फॉर्मूला, ओके सर। तो उसमें सर फॉर्मूला में कुछ नहीं है, फॉर्मूला में आप देखेंगे ये गया फॉर्मूला, ऊपर देखिएगा आप इक्वल्स टू LEN मतलब लेंथ, है ना। और ब्रैकेट्स में आप वो सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से की का करना चाहते हैं। ओके ओके, है ना सर। तो ये रहा है हमारा, ठीक है ना। अब इसके बाद, हाँ, तो अब जैसे कि मुझे ये पता है कि ये जितना भी डेटा है, अब आपको मान के चलिए कितना डेटा है, लोग कैसे काउंट करेंगे, क्या लोग इसको गिनेंगे, तो इसमें तो टाइम नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift जिससे हम सेलेक्ट करते हैं डाउन एरो तक, तो आप नीचे देखेंगे काउंट 3 to 4, मतलब इतनी मेरे पास रो ऐसी हैं जिसके अंदर डेटा मेरे पास का डाइस कोड गलत है ना। तो मेरे को ये वाला डेटा एक जगह लिख लेना होगा, मतलब एज अ सेफ्टी के लिए, कि मान के चलिए डाइस कोड डज नॉट हैव करेक्ट, है ना, करेक्ट डाइस कोड मान के चलिएगा, बस एक एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि कितनी है वो वैल्यूज, 3 to 4, ओके, 3 to 4। ये मैं अपने एक मान के चलिए एक अपने लिए रख रहा हूँ चीजें, कि ठीक है ये चीजें, मैं मेरे पास जो मेजर डेटा आया था 1,40,200 स्टूडेंट्स का, उसमें से कितना डेटा अभी हमारा ड्रॉप हो रहा है, ताकि हम एक जगह लिख सके, ताकि एक हमारे पास एग्जैक्ट चीजों की कॉपी रहे, इसलिए। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा एक डाइस कोड हो गया है 324, ठीक है। अब मैं आता हूं फिर से बैक पे, हाँ। तो अब मेरे को क्या करना होगा, तो मेरे को ये सारा डेटा सेलेक्ट करके मान के चलिए, है ना, डिलीट,
डिलीट करना होगा, है ना, या मैं एक सेव फाइल रख सकता हूँ जहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं, मतलब कट पेस्ट कर दूं, जिससे कि ये सारा का सारा डेटा ड्रॉप हो जाए। और अगर मेरे को बाद में वो कुछ डेटा रिट्रीव करना हो, हम लोग अपने एक आगे के मतलब बाद में फिर से हमें उन चीजों पे काम ना करना हो, तो एक सेफ साइड के लिए हम लोग उस चीजों को एक जगह रखते चलते हैं फाइल्स को, है ना। तो अभी मैं इसलिए डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए हमें ये भी सोचना होता है क्या इसको ड्रॉप करने से कोई घाटा या कोई फायदा हो रहा है। अगर मैं डाइस कोड को नहीं करूं पर मेरे पास सेंट्रल कोड तो है, तो कोई फायदा नहीं इस चीज का, है ना। तो अभी हम लोग ड्रॉप नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल एल फिर से दबा दिया तो फिल्टर मेरा चला गया। अब मैं आता हूं समग्र आईडी। समग्र आईडी पे आप लोग खुद से एक और बार ये लेंथ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बाद में, तो वो सेम की हमारी समग्र आईडी 9 डिजिट की होती है, तो उसमें भी आप लेंथ वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं ग्रुप में। तो ग्रुप में अगर आप लोग देखेंगे, हम सभी को मालूम है कि एक बच्चे के पास कोई भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 नहीं आ सकता। तो अगर मैं देखूं तो इसके अंदर सारी सिर्फ G1, G2, G3, G4, G5, है ना, इनको छोड़ के जितनी भी वैल्यू है ब्लैंक, इंक्लूडिंग ब्लैंक, मतलब कोई बच्चे ने सेलेक्ट ही नहीं किया, अगर सेलेक्ट किया तो स्कैनिंग नहीं हुई वो डेटा। तो ये सभी का सभी जो डेटा है, अगर मैं इसको काउंट करूं कितना वो डेटा है, सिर्फ 89 बच्चे ऐसे हैं जहां पे मैं लिख सकता हूं कि समग्र आईडी जिनकी कंप्लीट नहीं है ना। तो 89 स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे पास। मतलब ये डेटा हम लोग, अब हमें सोचना होगा कि ये ड्रॉप करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी बच्चे के पास पेपर G1 मान के चलिए ग्रुप 1 है, और मैंने एज अ एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया है, कहीं पर लिखा हुआ है कि मेरे पास जो बच्चे हैं उनके पास अगर ग्रुप 1 गया होगा तो उनके पास इंग्लिश होगा और इंग्लिश के साथ मैथ्स होगा, ग्रुप 2 के बच्चों के साथ में मैथ्स होगा और हिंदी होगा, ग्रुप 3 के बच्चों के साथ में हिंदी एंड साइंस होगा, और ग्रुप 4 के साथ में साइंस एंड इंग्लिश होगा। मान के चलिए ये मेरे ग्रुप है ना। तो अब मुझे ये पता चल चुका है कि हाँ, कि जो मेरा ग्रुप पेपर ए है, पेपर ए जो मेरा है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं इंग्लिश, ठीक है, मैंने इंग्लिश लिया। अब मैं जाता हूं ग्रुप 2 में, मतलब ग्रुप पेपर बी में। मैंने पेपर बी में जैसे ही सेलेक्ट किया, अब देखिए इंग्लिश के साथ मैथ्स पॉसिबल है कि हाँ मैथ्स हो सकता है, पर क्या इंग्लिश हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, ओके। तो मतलब ये जो एक बच्चा है, इस बच्चे का मेरा पेपर ड्रॉप करना होगा मुझको। पर यहाँ पे भी आप अपना सेव कैसे कर सकते हैं डेटा, देखिए आप लोग ये थोड़ा ये समझिएगा कि मैं जितना डेटा को बचा सकता हूं मैं बचाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है इस बच्चे का पेपर ए इंग्लिश जो उसने सेलेक्ट किया वो तो मैं रिट्रीव कर सकता हूँ, वो मैं सेव कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस बच्चे का ये वाला डेटा सिर्फ डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंग्लिश के अलावा ये कौन सा पेपर है ना। क्योंकि इंग्लिश के साथ मैथ्स ही आना चाहिए था, बट यहाँ पे बच्चे ने पेपर गलत लिखा है, तो मैं ये वाला रिस्क नहीं ले सकता कि यहाँ मैथ्स आना चाहिए था, तो हमें वो डेटा ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना। और वहां हमें अपने पास एक लिख के रखना होगा कि कौन कौन सा डेटा हम किस किस वजह से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, जस्ट अ मिनट। अब मैं आता हूं दूसरी चीज में, जो मैं सभी कॉलम्स को चेक कर रहा था कि उसमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों के सामने ये देखूं, इसके अंदर मेरे पास 86 भी है, 88 भी है, ABCD भी, मतलब ये मेरा जो कॉलम है ये सही है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, नेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये D और DBA क्या चीज है, उसके साथ में ब्लैंक ऑप्शन जो है वो क्या है। मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूं। मुझे पता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था
कि अगर ब्लैंक आता है तो वहां 88 से रिप्लेस करते हैं। हम लोगों के कॉन्टेक्स्ट में ओपन बोर्ड ने ये चीजें करके दी थी, क्योंकि हमने जो उनको फॉर्मेट दिया था उसमें हमने उनको क्लियर कट एक मेंशन किया था। अगर आप उसको ओपन करेंगे नोट के साथ देखिए कि अगर बच्चों ने एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट किए हो तो वो लोग 86 मारेंगे, और अगर कहीं पे ब्लैंक है, मतलब बच्चे का कोई आंसर बच्चे ने नहीं किया है, पूरा का पूरा ब्लैंक छोड़ा है, तो वहां पे हम 88 करेंगे। ठीक है, और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे 88, आप उसको मैन्युअली ठीक करेंगे। थोड़ा क्लीनिंग में यही प्रोसेस हमारा थोड़ा लेंथी मतलब बढ़ जाता है, और ये मुझे पता है 86। तो इसे करने के बाद मैं इस तरीके से अपना सारी फाइलों को क्लीन करूंगा। तो आप लोगों को, अब मैं जाऊं तो ये वाला काम आप लोगों का रहेगा कि जो भी फाइल आपके पास आती है उसको क्लीन कर सके। यही सिंपल बेसिक स्टेप्स हैं। और एक और रहता है, अगर मान के चलिए ये मेरे पास एक सारा ऑप्शंस है, मैं आप लोगों को क्या करता हूँ 2 या 3 जगह से मैं ब्लैंक कर देता हूँ। देखिएगा, मैंने इसे ब्लैंक कर दिया, मैंने इसे ब्लैंक कर दिया, मैंने इसे एक ब्लैंक कर दिया, मैंने इसे ब्लैंक कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए एक लेंदी होगा कि आप एक एक करके कॉलम्स को ढूंढ रहे हैं, जहां पे आपने देखा कि अच्छा ठीक है यहाँ ब्लैंक है, फिर वहां आप 88 लिख रहे हैं, तो ये आपके लिए लेंदी रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, आपने कंट्रोल शिफ्ट सभी सेलेक्ट किया, ठीक है, अब कंट्रोल एफ, मतलब कंट्रोल एफ आपका फाइंड करने के लिए देता है। ये देखिए, है ना, फाइंड करना हो आपको कुछ भी टेबल में से, या आपको रिप्लेस करना हो, आपको पता है आपको एक ब्लैंक स्पेस ढूंढना है। किससे रिप्लेस करेंगे आप ब्लैंक को, 88 से। रिप्लेस ऑल, ये देखिए ऑटोमेटिकली जितनी भी मेरी शीट में ब्लैंक था, है ना, जहां पे कोई भी ए बी सी डी 88 86 नहीं है, उसने अपने आप ही रिप्लेस कर दिया। अगर ऐसे मेरे 1000 ऑप्शन है या 1000 ऐसे हैं, अगर मैं एक एक मैनुअली जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं कंट्रोल एफ से डायरेक्टली उसको कर सकता हूँ। ये एक मतलब की है, मतलब शॉर्टकट है आप लोगों के लिए, थोड़ा फास्ट अपना काम को करने के लिए। तो ये था आपका, ठीक है ना, कंट्रोल एफ, याद रखिएगा इसको, है ना। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं चलता हूं, हाँ, तो ये रहेगा कि यूज फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की। तो यूज फाइंड और रिप्लेस शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल एफ, ठीक है। सभी के सभी आपको जो भी आप ड्रॉप कर रहे हैं फाइल्स को, उसको एक जगह आप लोगों को लिस्टेड रखना होगा इस तरीके से, है ना। तो जैसे कि काउंट ऑफ डाइस कोड इनकम्प्लीट एंट्रीज है, तो वो आपको लिख के रखना होगा। और जो आप एक्चुअली ड्रॉप कर रहे हैं, हमने DA1 में सीरियल नंबर 3 to 8 काउंट ऑफ ग्रुप ब्लैंक एंट्रीज से लेके काउंट ऑफ मोर देन 1 पेपर टू B एंट्रीज, इन इन चीजों को हमने ड्रॉप किया था। बाकियों को हमने इसलिए ड्रॉप नहीं किया था क्योंकि हमें पता था इससे कोई फायदा या कोई घाटा नहीं होने वाला है हमारे को, तो हमने वो डेटा ड्रॉप नहीं किया, बट हमने एक लिस्ट आउट रख लिया था ये चीजों का, ठीक है। तो जो चीजें मैंने ड्रॉप आउट की थी वो मैंने रेड में रखी हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि हम लोग 10% तक का डेटा ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मान के चलिए ओवरऑल डेटा में अगर 10% से ऊपर का मार्जिनल जा रहा है, मार्जिन की 18% 19%, तो उस केस में हमें पहले तो प्रयास या कोशिश ये करनी होगी जितना डेटा हम लोग रिट्रीव कर सकें वो करें। दूसरा ये कि हमें अपने सीनियर या किसी से कंसर्न करना होगा, क्योंकि उनको एक बार रिमाइंड डालना होगा, क्या पता वो लोग कहें कि आप इस तरीके का डेटा को ड्रॉप मत कीजिए। तो उनसे कंसर्न करके ये चीजें करनी होती हैं, ताकि चीजें एक कन्वे तरीके से रहें और ट्रांसपेरेंट रहें कि ठीक है हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं चीजों को। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ सर बोलिए। अपन ने 3 और 4 को अगर रीड करें, काउंट ऑफ ग्रुप ब्लैंक एंट्रीज, है ना, और 4 को करें तो काउंट ऑफ मोर देन 1 ग्रुप एंट्री, तो एक ही पेपर में मोर देन 1 ग्रुप एंट्री का क्या है यहाँ पे? सर मोर देन ग्रुप 1 एंट्री जो मैंने आपको बताया था ना, G1 G2, हाँ ठीक है। ये वही है। जैसे आप अगर इसे देखिए, यहाँ पे देखिए G1 G2, ये हो गया मोर देन 1 ग्रुप एंट्री। अच्छा, मोर देन 1 ग्रुप एंट्री, मोर देन से ज्यादा है जी, तो हाँ उनको हाँ हाँ, बिल्कुल डिलीट किया बिल्कुल है। बिल्कुल। और वो सेकंड वाला फोर्थ में
और आपका सेकंड फोर्थ वाला ये काउंट ऑफ मोर देन, अच्छा यही तो है। हाँ हाँ। ठीक है, ब्लैंक एंट्री होगी, अब ठीक ब्लैंक है। एंट्री में मतलब बच्चे ने G1 G2 कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक है बिल्कुल। ठीक है, ठीक। और ये वाला जो था काउंट ऑफ पेपर ए ब्लैंक एंट्री, काउंट ऑफ मोर देन, हाँ वही चीज हो गई, सेम हाँ सिचुएशन। बिल्कुल, मतलब हमारे पास आपको पता है ना पेपर ए पेपर बी है, तो इसलिए वो हम्म। करना पड़ा है हमें, सॉरी। हाँ, है ना, ठीक है। ठीक ठीक, ओके। हाँ हाँ ठीक है। तो ये रहेगा, है ना, ये चीजें थी। और चैलेंजेस की बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि चैलेंज यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को रिट्रीव कर सकें, और कोशिश करें कि अगर पेपर ए का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो पेपर ए का बचा लें, पेपर बी का हम ड्रॉप कर दें, कोई टेंशन नहीं है हमें, पर कम से कम हमें एक पेपर तो बचेगा ना। तो ये चीजें रहती हैं। और अब ये चीज जो है, अब आप लोगों को ये जो दिख रहा है काउंट ऑफ स्टूडेंट, है ना, मान के चलिए मैं अभी क्लीन करके फाइल नहीं दिया है आपको, मैं इसी फाइल को, है ना, मैं इसी फाइल को रन करके देख रहा हूँ, मतलब एक पिवट टेबल यूज कर रहा हूँ, तो आप लोगों को एक आइडिया लग पाएगा। ठीक है, मैं ये क्लीन वाली नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग पहले क्लीन कर लीजिएगा, उसके बाद देन काम कीजिएगा इस पर। ठीक है, तो देखिएगा, कंट्रोल ए, पिवट टेबल जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, हम लोग अभी अगर देखें तो आपको अगर टेबल्स अगर कुछ जल्दी जल्दी बनानी है, आपको अपने मन से टेबल बनानी है कि कितने हर डिस्ट्रिक्ट से कितने बच्चे आए हैं। अगर मैं अभी आपको इस टेबल से पूछूं कि सर बताइए भोपाल से कितने बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी का पेपर दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप कर लेंगे, बट आपको टाइम लगेगा, आप फिल्टर लगाएंगे। आप कैसे फिल्टर लगाएंगे इस चीज को हम थोड़ा देखते हैं। आप पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट पे जाके भोपाल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने भोपाल किया, अब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आप हिंदी को सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आप कंट्रोल ये, आप ये बताएंगे कि सर 27 बच्चे ऐसे हैं, आप ऐसे काउंट करेंगे, है ना। और अगर मैं आपसे ये मांग लूं तुरंत मुझे एक रिपोर्ट दीजिए या मुझे एक टेबल बना के दीजिए जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट आए, तो बहुत परेशानी हो जाएगी, आप एक एक करके क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सहारा लेते हैं अपनी पिवट टेबल का। तो ये हमारी काफी टूल है, या मान के चल सकते एक फीचर है एक्सेल का, जो हमें फायदा एक हेल्प करता है इन चीजों पे जल्दी से जल्दी काम करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले आपको कंट्रोल ए, मतलब सभी सब कुछ सेलेक्ट लास्ट कर, वाली लाइन यदुल जी रिपीट कर हाँ देना। कि, हाँ, क्योंकि ये वॉइस इंटरप्ट हो रही थी तो हम थोड़ा सुन नहीं हाँ पा सर, कौन सी वाली लाइन मेरे को थोड़ा, रहे। ये लास्ट जो 2-3 सेंटेंस बोले ना आपने। हाँ सर, उसमें देखिए सर ये है कि हम लोग पिवट टेबल बेसिकली ऐसे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर मान के चलिए मैं एक केस स्टडी, मतलब आपको एक प्रैक्टिकली एक सिचुएशन देता हूं, मगर मान के चलिए एपीडी मैम ने भी आपको बोला कि ठीक है कितने पेपर आए हैं बच्चों ने जो किए हैं, मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज बताइए, हर सब्जेक्ट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने सब्जेक्ट में बच्चे बैठे हैं। आप कर लेंगे नो डाउट, बट आप लोगों को फिल्टर यूज करना होगा जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए कि डायरेक्टली आपके पास एक टेबल बन के आ जाए, हम लोग पिवट टेबल यूज कर लेते हैं। अब पिवट टेबल यूज हमारे के लिए इसलिए होता है, तो अब मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मान के चलिए मेरे को पहले कंट्रोल ए दबाना होगा, पूरी शीट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए आप ऐसा सोचिए मैं इस शीट पे कुछ इंसर्ट करना चाह रहा हूं। तो मेरा जो ये रिबन है, इसको हम रिबन कहते हैं, इसमें मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाऊंगा। इंसर्ट में पिवट टेबल ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। आप अगर इसको भी पढ़ें तो यहाँ पे देखेंगे, अगर तो यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, इजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पिवट टेबल। आप देख रहे हैं, मतलब एक डेटा को बहुत इजीली अरेंज कर देता है, समराइज कर देता है। अगर एक टेबल अगर हम लोग देखें, टेबल हमारी बेसिकली मदद कहाँ करती है, किसी भी डेटा को इजीली देखने में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से हटा के सिंपल फॉर्म में क्रिएट करने से, है ना। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे से परमिशन मांगता है कि आपको न्यू वर्कशीट में भेजना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भेजना है, तो आप ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ये शीट आपकी आ चुकी है, ठीक है। अब आप पिवट टेबल में ऐसे चार चीजें सोच के चलिएगा, चार पैरामीटर्स होते हैं हमारे, एक हमारा फिल्टर होता है, एक हमारा कॉलम होता है, एक हमारा रो होता है, और फोर्थ इज वैल्यूज। फिल्टर मतलब
जैसा आप ऐसा सोच के चलिए कि मेरे को किसी भी चीज का इस टेबल में जब मैं चाहूँ हिंदी आ जाए, हिंदी का डेटा आ जाए स्टेट वाइज, जब मैं चाहूँ ग्रेड 9 का डेटा आ जाए, ग्रेड 11 का डेटा आ जाए, तो फिल्टर मैं एक ऐसा लगा सकता हूँ जिससे कि मैं ऊपर से सेलेक्ट करूँ क्लास 9 तो क्लास 9 का डेटा दिखने लग जाए टेबल में, क्लास 11 करूँ तो 11 का डेटा। फिल्टर है वहाँ। कॉलम, मान के चलिए कॉलम्स, अगर मेरे को एक टेबल में इस तरीके से कुछ डेटा शो करना है सब्जेक्ट वाइज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो ये कॉलम हो गई, ये रो हो गई। तो आपको ये सोचना होता है कि आप डेटा को दिखाना क्या चाहते हैं। अगर आपके पास, आपको मालूम है डिस्ट्रिक्ट 52 है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप रो में सारे डिस्ट्रिक्ट डाल दो, डाल सकते हो नो डाउट, पर एक कह सकते हो टेबल का रिप्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा, है ना, थोड़ा दिखने में काफी लेंदी सा लगेगा कि कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रिक्ट है। तो जो चीजें आपकी डिस्ट्रिक्ट ज्यादा हैं तो आप उसको रो वाइज डाल देंगे, और जो आपके सब्जेक्ट जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आप उसको कॉलम वाइज डाल देंगे, है ना। तो और आते हैं फोर्थ इज जो है वैल्यूज। वैल्यूज मतलब जो भी आप काउंट दिखाना चाहते हैं, जो भी आप बेसिकली दिखाना चाहते हैं वैल्यूज के फॉर्म में, मतलब आप किसी चीज का एवरेज दिखाना चाहते हैं, आप किसी चीज का काउंट दिखाना चाहते हैं, सम दिखाना चाहते हैं, तो वो चीजें आप वैल्यूज के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसमें एक ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होता है। आपको पता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट नेम कहाँ दिखाना है, रो में दिखाना है आपको, ठीक है ना, रो इस तरीके से, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और रो में जाके छोड़ देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे आगर मालवा, अलीराजपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ये सब आप लोगों को दिखने लग गए, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको मालूम है कि आपको हर सब्जेक्ट लेना है, तो मैं अभी पेपर ए का आपको लेके चल रहा हूं। पेपर ए कॉलम आपका ये आ चुका है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश, इंग्लिश साइंस जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया है, हिंदी, हिंदी इंग्लिश जिन्होंने सेलेक्ट किया है, ये सब आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे काउंट चाहिए कि कितने कितने बच्चों ने ये चीजें की हैं। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को पता है कि कोई भी मैं एक चीज को वैल्यू में डालता हूं, और मैं यहाँ पे अगर कुछ एडिट करना है आपको, तो जब आप उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो वैल्यू फील्ड सेटिंग आता है, ठीक है। यहाँ अभी मेरे को काउंट करना है। आप ये समझिए जब आप ओवरऑल बच्चों का नंबर आपको दिए हुए हैं और आपको वो परफॉर्मेंस निकालनी है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज, तब आप एवरेज यूज करेंगे। कोई आपसे पूछे कि वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम कितना नंबर था, मिनिमम कितना था, वो आप यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट का है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो लॉट्स ऑफ फॉर्मूले बहुत सारे हैं। तो अभी हम लोग काउंट यूज कर रहे हैं, काउंट मैंने डाला। तो अगर आप देखें आगर मालवा में है ना, इंग्लिश में 622 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये पेपर हमारे दिए हैं, मतलब हमारे पास 622 बच्चों की एंट्री है। अलीराजपुर में सिर्फ 16 बच्चे हैं। तो इस तरीके से आपको ये डेटा पूरा का पूरा आसानी से दिख चुका है, आप ये देखेंगे तो, है ना। और अगर आप देखेंगे अगर मालूम में सिर्फ टोटल अगर मैं बात करूं तो 1583 बच्चे हैं जिन्होंने मतलब हमारे डीए में जो बच्चे बैठे हैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं, मैं एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि इतने इस डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे बैठे हैं, है ना। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक समराइज है, जैसे कि आप लोग जब डेटा क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके का डेटा बनाएंगे। अगर मैं बात करूं ग्रेड 9th पेपर ए काउंट, आप हेडिंग से समझिए कि 9th का जो पेपर ए बच्चों को मिला है उसका हम काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना, मतलब अपने लिए रख रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया लग पाए कहीं ऐसा तो नहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम बच्चे हैं, तो वो रहेगा। उसके बाद है ना ये वाला अगर आप देखें जस्ट ये एक टेबल थी मास्टर डेटा रो काउंट टेबल। इसके अंदर बेसिकली मैंने एक काउंट दिए हुए हैं कि कितने बच्चों का कितना कितना काउंट है, 9th में कितना है, 11th में कितना है, ये है ना। अब जो ये वाली आप टेबल देखेंगे, सब्जेक्ट दिए हुए हैं 9th 11th ग्रांड टोटल। ये आप लोगों को जैसे ही डेटा आता है आप क्लीन करते हैं, ये चीज हर कोई मांगेगा कि बताओ कितने बच्चे बैठे, टोटल में कितने बच्चे थे, और आपने ओवरऑल क्लीन करने के बाद कितने बच्चे बैठे, तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से काउंट करके बच्चों को दे, मतलब सॉरी डीपीआई में सबमिट करा सकते हैं देने के लिए कि ये हमारे पास डेटा इस बार आया है, ठीक है। ये रहेगा।
देन यहाँ तक अभी एक कॉल आ रहा है बहुत अर्जेंट, मैं अभी आप लोग तब तक क्वेश्चन सोच सकते हैं कोई भी। हाँ सॉरी, थोड़ा एक अर्जेंट कॉल था। ठीक है, या तो आप में से मतलब किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। मतलब आपको लग रहा कोई इस टाइम में ये चैलेंजेस आ सकता है तो नो डाउट आप पूछिएगा, कोई भी हो। कौन कौन जुड़ चुका है? राम बाबू सर जुड़े हैं क्या? ये Redmi 9i कौन है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। यस यदुवीर, आपकी आवाज तो आ रही है। ओके ओके ओके। ये राम बाबू सर आप हैं क्या? ये Redmi 9i करके। हेलो शंकर सर। बहुत सन्नाटा हो गया है Redmi। ठीक है चलिए कोई नहीं। शंकर सर आपके अगर कुछ कह रहे हैं ना, आपकी आवाज। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर, आपने अभी माइक ऑन किया है सर, बोलिए। राम बाबू सर आप हैं क्या Redmi 9i में? हाँ ओके सर, ठीक है सर, ओके। मैं थोड़ा बस जानना चाह रहा था कौन जुड़ गया है हमारे साथ। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो शंकर सर और आपका, तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर मैं आगे बढ़ूं, मुझे आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर। सर आगे बढ़िए वीर सर, ठीक है आगे बढ़िए। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो देखिए, तो ये पहला वाला स्टेप था हमारा, डेटा की को जो भी हमारा डेटा था उसको कैसे हम क्लीन कर सकते हैं बेसिकली। तो आप लोगों को ये क्लीन करके रख लेना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप। सब्जेक्ट का जो हमारे पास डेटा है, अब उसे हमें किस तरीके से आप कह सकते हैं स्कोर करना है ना। मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, स्कोर। ठीक है ना, स्कोरिंग कैसे करनी है, तो इसके लिए मैं अभी इस चीज को सेव ही कर देता हूं फिलहाल के लिए। सेव। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, MPDA यही ग्रुप है ना। ठीक है, मैं अभी इन दो फाइलों पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जो सबसे पहली वाली फाइल है वो हमारी है टैगिंग स्किल, जो कि मान के चलिए जो हमारा पेपर हुआ है उस पेपर की सारी एक ब्लूप्रिंट है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया है वो किस है ना, उसका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्यू कोड, मतलब उस क्वेश्चन को हमारे सिस्टम से पता करने के लिए। अगर मैं बात करूं, मेरा ये वाला अगर क्वेश्चन का क्यू कोड है, तो मैं हर क्यू कोड से अपने पूरे सिस्टम में, EI का जो एक सिस्टम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उससे मैं इस क्यू कोड की मदद से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो आपके केस में थोड़ा अलग होगा। टीचर्स ने अपनी एक शीट है, डिटेल ब्लूप्रिंट एक बनाई है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन किसने बनाए हैं? ग्रेड, मतलब बेसिकली ये क्लास का मतलब हुआ, ये पेपर हमने क्लास 9 के लिए बनाया गया है, मगर इसमें जो क्वेश्चन है वो मेरे 9th की अगर मैं बात करूं तो N-2 तक के ग्रेड के हैं। मतलब 8th क्लास के भी क्वेश्चन है, 7th क्लास के भी क्वेश्चन है।
तो वो चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद करेक्ट आंसर, जो हमारे FR क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ा करेक्ट आंसर ये नहीं होते हैं, उनका थोड़ा अलग एक रहता है। ये हो गया FR क्वेश्चन। देन एक हमारे ये MCQ, इसके अंदर ऑप्शन है हमारे करेक्ट आंसर। करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको लोगों को बताया था, MUA मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, उस क्वेश्चन, क्योंकि हमें इस हिसाब से भी बताना होता है। तो मतलब ये एक सारी आप लोगों को याद रखना होगा डेटा ऑफिसर को। जब आप लोग ये फाइल लेते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, तो आप लोगों को अपने एनालिसिस के हिसाब से ये सारे चीजें उस शीट के अंदर दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं, वो आपको वेरीफाई करा लेना होगा, ताकि बाद में ये ना हो कि हमें ये चीज नहीं मिली थी। तो वो करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के पेपर में ये चीजों को अपडेट करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब जो मेरी दूसरी फाइल है ग्रेड 9 साइंस, तो मैंने एक रेफरेंस के लिए ये फाइल ले ली है। ये ऑटोमेटिकली सारे इसके अंदर फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, तो आप लोगों को फॉर्मूलाज भी को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं अभी फिलहाल के लिए इस फाइल की एक कॉपी बना लेता हूं। या मैं ऐसा करता हूं, प्रोसेस चल रहा है लैपटॉप में, नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ, तो मतलब हम लोग यहाँ से पूरा एक एक फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, है ना। थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ ठीक है ना। तो मैं अभी फिलहाल के लिए ऐसा करता हूँ, इस सारे फॉर्मूलेस को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यस, ठीक है ना। तो मान के चलिए ये मेरे पास एक डेटा था, वो ये डेटा कहाँ से आया है आप लोगों को पता है। ये हमारा ओपन बोर्ड वाली जो शीट को हमने क्लीन किया है, वहां से ये मेरे पास डेटा आया है। मैंने वहां पे फिल्टर लगा के हर सब्जेक्ट वाइज का अलग अलग कॉपी करके एक फाइल बना ली थी, है ना। ये साइंस की है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कितने 25,000, अगर आप नीचे देखेंगे तो 25,958 बच्चे ऐसे हैं जिनका हमारे पास डेटा है ना। इसके अंदर हमने सब्जेक्ट वाइज बच्चों को अलग कर दिया है। हमारे पास जो ओपन बोर्ड का डेटा था या हमने जो क्लीन किया है, उसमें एक बच्चे के आगे 2 पेपर हैं। अब मैंने ये पेपर्स का डेटा अलग अलग कर दिया है। साइंस के बच्चे 25,000 है ना। ये हमारा पेपर ए में भी हो सकता है, पेपर बी में भी डेटा हो सकता है। तो दोनों को निकाल के एक में मैंने कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या काम करना होगा, मुझे ये पता है कि मुझे अब एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है वो मेरे को इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है कि मेरे को एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैं रो को इंसर्ट करूंगा। रो मैंने इंसर्ट कर दी है। आप इसे भी देखते जाइएगा कि हम लोग किस तरीके से, हमें ये पता है करेक्ट आंसर है। तो मैं थोड़ा लिखते हुए जाएंगे हम चीजों को, ताकि हमारे को बाद में दिक्कत ना हो चीजों में, ठीक है। अब मैं कौन सी शीट पे जाऊंगा, जो मेरे पास टैगिंग वाली, मतलब आपके टर्म में बताऊं तो डिटेल ब्लूप्रिंट वाली शीट है, ठीक है। ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कहां से, 6 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा शो नहीं हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, और मुझे पता है यहां से मुझे सारे के सारे आंसरों को डालना है। तो अगर आप देखेंगे ये तो मेरी इस जगह पे आ गया, मुझे ये किस तरीके से लाना है, रूम वाली में लाना है। तो जब आप कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो यहाँ कंट्रोल करके एक ऑप्शन आता है, पेस्ट ऑप्शन। ट्रांसपोज करूंगा मैं, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है ना, हम ट्रांसपोज करते हैं तो कॉलम का रो हो जाता है, रो का कॉलम हो जाता है। तो बेसिकली मैंने ट्रांसपोज कर दिया, इसको मैंने कंट्रोल बी कर दिया है, थोड़ा अच्छा लगे चीजों को, है ना। इसको कलर भी मैं कर देता हूं, ताकि ये मेरे, आप लोग देखें तो ये करेक्ट आंसर है मेरे, ठीक है ना। और इसको चेक कर लेता हूं मैं,
कि बिल्कुल ये सही आया है कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल लास्ट तक आ चुका है। अब इसी तरीके से मेरे को एक कॉलम मान के चलिए, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे स्कोर साइंस क्वेश्चन 5, ठीक है, और अगर मैं इसको आगे ड्रॉप तक करूं तो देखिएगा ऑटोमेटिकली ये मेरा क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं और सेम का सेम हो जाता है। तो ये बस एक जस्ट आप लोगों को बताने के लिए मैंने किया था अभी, ठीक है। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला है ना, ये एक था हमारा ट्रांसपोज का, तो आप लोग याद रखिएगा ट्रांसपोज का दूसरा हमारा, अब मुझे पता करना है यहाँ जो वैल्यू आए वो 0 1 की आए। अगर बच्चे का सही आंसर है तो 1 आ जाएगा, गलत आंसर है तो 0 आ जाएगा। तो आप लोग पहले, हम लोग ये फॉर्मूला समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोगों के साथ ये फॉर्मूला शेयर करूं तो ये आप पहले फॉर्मूला देखिएगा, पहले हम फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या लगाया है ये फॉर्मूला, अगर आप ऊपर ब्रैकेट में देखें, इफ एक फॉर्मूला होता है जहां पे हमें पता था हम कुछ कंडीशन देखते हैं। इफ के बाद आती है कंडीशन। कंडीशन मतलब ये अगर इसके बराबर हो, मतलब अगर वो कंडीशन सही हो जाए तो ये आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। सीधी बात है। मान के चलिए इफ ब्रैकेट के अंदर मैंने कंडीशन दी, क्या, अगर राम को केला मिला है ना तो उसको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, नहीं तो उसको 0 मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन दे दी मैंने, ठीक है ना। तो इफ के अंदर मैंने एक कंडीशन लगा दी है, उसके बाद मैंने वो कॉलम दे दिया है 1 और 0। तो चलिए अब हम इसको करके देखते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है ना। पहले मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो मैंने इक्वल्स टू डाला है इफ, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब कंडीशन आपकी। तो मेरी कंडीशन आप सभी को मालूम है क्या है। मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले I3 या I1, हाँ सॉरी, मेरा जो ये है मतलब I1 वो किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल्स टू C के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या दूंगा, 1, नहीं तो 0, ठीक है ना। ये एक मेरा फॉर्मूला है, सिंपल ही फॉर्मूला है, इसको मैंने कर दिया इक्वल। देखिए 0 आया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूं, आप खुद देखिए, यहाँ पे C था तो ये मेरा गलत ही आना चाहिए था, करेक्ट आंसर मेरा D था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 0 आया है, ठीक है। अब मैं आता हूं, मेरे को ये सारे क्वेश्चन चेक करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ड्रैग कर दूंगा सिर्फ। ये देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं 1 आया तो क्या ये सही आंसर होगा। मैं यहाँ पे मैच करता हूं, ये बिल्कुल, हाँ ये वाला देखिएगा D आंसर। एक बार मेरे को देखने दीजिएगा, ये नहीं आया, ये गलत कैसे आया है। हाँ अब आप देखिए ये हमारा सबका सब गलत आया है। कोई बताएगा कि क्यों गलत आया है, मैंने क्या गलती कर दी है कि जिससे कि गलत आया है ये आंसर। अगर देखिए मेरा यहाँ पे आना क्या चाहिए था, 1, नहीं यहाँ पे मेरा आना चाहिए था 1, पर आया क्या है 0। तो मैं इसको मैच करता हूँ, ठीक है। इस वाले अभी मैं एक फॉर्मूले को डबल क्लिक करता हूँ, देखिए शायद फ्रीज नहीं किया, फ्रीज हाँ बिल्कुल करना था। हाँ हम लोगों ने फ्रीज नहीं किया है ना। तो अब मेरे को देखिए सबसे पहले अपने इस फॉर्मूले में जाके फ्रीज करना होगा, ठीक है ना। और फ्रीज का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सीधा बताऊं, फ्रीज में हम रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे ये पता है कि मेरे को जो ये डी है वो फ्रीज करना है, पर मेरे को क्या रो फ्रीज करनी है कि कॉलम फ्रीज करनी है, हमें क्या चीज फ्रीज करनी है। शंकर सर और ये राम बाबू सर आप बताना चाहें। मैं रो फ्रीज करूंगा कॉलम 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 सर, क्यों कॉलम क्यों करूं मैं, क्योंकि कॉलम को ही मैच करेंगे ना आई को। अगर सर मैं कॉलम को फ्रीज करूंगा तो मेरी कॉलम आई की आई रहेगी, पर जब मैं आगे वाले ऑप्शन पे जाऊंगा रो को करना, हाँ तो हमें रो को फ्रीज करना होगा, क्योंकि जो हमारी रो है, आप ऐसा देखिए 1 मेरी जो रो है उसके अंदर ही मेरे सारे के सारे ऑप्शंस आ रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अपनी इस रो को फ्रीज करूंगा। कहाँ गया फ्रीज, ये फ्रीज मतलब डॉलर सिंबल, आप शिफ्ट करके उस डॉलर सिंबल को लगा देंगे। अब मैंने ये एंटर कर दिया।
अब ये मेरा फ्रीज हो चुका है, तो इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ये देखिए ये मेरा, अब देखते हैं हम सही आया कि नहीं आया। देखिए अब ये बिल्कुल सही आ गया है आंसर, ठीक है ना। और एक और बार हम चेक कर लेते हैं, ये मेरा डी है, तो यहाँ पे देखिएगा डी आया है 1, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या है, मुझे आगे भी ड्रॉप करना है, तो मैं आगे भी ड्रॉप कर सकता हूँ। देखिएगा अभी मैं वहां तक लेके जाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा ड्रॉप हो गया है। अगर मैं इसको देखूं तो ये देखिएगा मेरा फॉर्मूला, ये देखिए इसने इस 45 वाले क्वेश्चन पे इन दोनों को आपस में मैच किया, अगर सही है तो 1, नहीं तो 0, तो दैट्स इट। ये वाला हमारा है। अब जो मैंने ये वाला ड्रॉप किया है ड्रैग, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक साथ में यहां से ड्रैग कर दूंगा, थोड़ा टाइम लेगा, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस पे हो गया। तो आप देखिए ये मेरा पूरा का पूरा हो चुका है। तो पहला हमारा ट्रांसपोज, दूसरा हमारा इफ फॉर्मूला। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड का क्या था, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। मुझे पता है अगर किसी बच्चे का करेक्ट आंसर है तो हम उसको 1 नंबर दे रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सम कर देंगे कितने का, जो हमारे क्वेश्चंस के जो हमने स्कोर किए हैं उसका मैं सिंपली कर दूंगा स्कोर। तो पहले वाले बच्चे के 8 नंबर आए हैं, ठीक है ना। अब इसी को मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो ये देखिएगा 3, 4, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गए हमारे, ये बच्चों के हमारे नंबर आ चुके हैं, सम हो गया। दूसरे पे मैं चलता हूं, एक्यूरेसी परसेंटेज, है ना। तो अगर मैं एक्यूरेसी परसेंटेज की बात करूं, तो अगर मैं आप लोगों को पहले यहाँ शो करवा देता हूं, देखिएगा अभी यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, हाँ फॉर्मूला बार में आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है, पर मैंने उसको फ्रीज भी किया है। मैंने फ्रीज क्या किया है, ए एक्स से लेके, मतलब मैंने रो से लेके, सॉरी कॉलम को मैंने फ्रीज किया है रदर देन रो को। तो कॉलम को आपको फ्रीज करना होगा, वो मैंने इसलिए किया था, क्लास 9th में अगर आप बाकी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट में 5 से 45 क्वेश्चन थे, मुझे बार बार उन चीजों को ना करना पड़े, सिर्फ मेरे को फॉर्मूला कॉपी करूं और सब कुछ काम हो जाए, इसके लिए मैंने ये किया था, है ना। तो वो आप लोगों को याद रहेगा कि किस तरीके से हम फ्रीज करेंगे। एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं, एक्यूरेसी में मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया है, जो मेरा ये नंबर निकल के आया है उसको बस मैंने जितने मेरे क्वेश्चंस है उससे मैंने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। हमारे 4 क्वेश्चन एफआर थे, 41 बचा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके पीछे एक और है, आप एक और चीज इसमें कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन का, वो भी आपके पास एक इलाज है। काउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका काउंट होगा, वो उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। और मार्क ऑफ आपका जो क्या है अगला ऑप्शन, 100 में से मेरे को मार्क्स निकालना है। तो बेसिकली क्या कर दिया मैंने, इस वैल्यू को मैंने 100 से इनटू कर दिया है, क्योंकि जो मेरी ये वैल्यू है ना, आप ऐसा समझिए ये मेरी वैल्यू आउट ऑफ मतलब सॉरी ये परसेंटेज में है, आउट ऑफ नंबर में से। अगर मेरे को किसी की भी परसेंटेज निकालनी होती है तो बेसिकली जितने नंबर आए हैं उसका डिवाइडेड बाय जितने नंबर में से आए हैं इनटू 100, ये मैं कर देता हूं। बट मैंने यहाँ पे वही किया है, बस मैंने उसको परसेंटेज में चेंज कर दिया है और उसको मैंने राउंड ऑफ करके नंबर फॉर्म में मार्क आउट ऑफ 100 कर दिया है। और डेसिमल में सिंपली जो मेरा ये वाली जो वैल्यू थी, है ना, ये वाली वैल्यू, इसको बस मैंने नंबर में रखा है, मैंने परसेंटेज में नहीं रखा है। अगर मैं इसको परसेंटेज से हटा के यहां से देखिएगा नंबर पे रख दूं, तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यही वैल्यू आ गई है, कुछ नहीं है, बस मैंने वो एक ही है, बस उसको घुमा घुमा के आगे पीछे कर दिया है ना। आप लोग चाहें तो एक या दो चीजों से भी क्लियर कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो हम कंट्रोल Z कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है ना। अब मैं आता हूं एक्यूरेसी परसेंटेज पे। तो एक्यूरेसी परसेंटेज का मेरे को क्या करना है, जितने मेरे नंबर आए, कितने में से नंबर आए हैं 41, पर मैं एक और फॉर्मूला है काउंट। काउंट का मतलब मैं किसी चीज को गिन रहा हूं, ठीक है। तो मुझको ये पता है कि वो क्वेश्चन मेरे कितने थे,
ये देखिए मेरा ये आ चुका है, और ये परसेंटेज में मैंने कॉपी किया था। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, रुकिएगा एक बार, मैं पहले इन तीनों को डिलीट करता हूं आप लोगों के। ठीक है ना, ये मेरा एक्यूरेसी आ गया है, मतलब एवरेज आ गया है बेसिकली, एवरेज परसेंटेज। ठीक है ना, एवरेज परसेंटेज आ गया ये मेरा। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, सम डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ देखेंगे ये मेरा नंबर आ रहा है। अगर मेरे को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो जस्ट अ मिनट, ये देखिए मैंने ये परसेंटेज में चेंज। आपको कुछ नहीं करना होता है, रिबन में फॉर्म में जाके आपको जो भी नंबर जिस फॉर्म में देना है, अकाउंटेंसी, शॉर्ट डेट, टाइम में परसेंटेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको पूरी की पूरी कॉलम को परसेंटेज में देना है तो आप इसको परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ भी नंबर डालूंगा वो परसेंटेज में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये हो गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं। तो ये देखिए अगला हमारा क्या था, अगला हमारा क्या था जिसको हमने, हाँ, आउट ऑफ 100 में से था, आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में मैंने बताया था सिर्फ आपको इनटू 100 कर देना है। वो इसलिए कर देना क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो उसको हमें करने के लिए इनटू मैंने यहाँ पे 100 कर दिया। तो ये मेरा नंबर आ चुका है, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया फिर से। ठीक है, और अगर मेरे को इसका, हाँ, इसका अगर मेरे को नंबर कम करना होता है, अभी ये इतने सारी डिजिट है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि कम आपका ये कर देगा। ठीक है ना, और मैं इसको इसमें मैंने चेंज कर दिया कि आउट ऑफ 100 में से कितना आया है। ठीक है, दूसरा हमारा मान के चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम यूज करना चाह रहे थे बेसिकली, है ना। तो वो पॉइंट वाला है, कुछ नहीं है, बस आपको ये ही डाल देना है, बट आपको ये परसेंटेज की जगह नंबर दे देने हैं और यहाँ पे ये कर देना है। तो ये चीजें मेरी आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम अभी आज यहीं पर ही क्लोज करेंगे टाइम के हिसाब से। तो आपके अगर अभी कोई क्वेश्चन हो तो हम 5 to 10 मिनट्स ले सकते हैं, है ना। आप में से किसी का भी हो, है ना, यासिर, दिव्या, शंकर सर और राम बाबू सर, आप में से किसी का भी हो। इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं ताकि, हाँ, स्टॉप शेयरिंग।